हाय फ्रेंड्स, न्यूटन टेक्निकल एंड कम्पिटिटिव जोन के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं गौरव कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्य ऊर्जा और शक्ति, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग मापन को इन तरीके से समझ गए थे कि मापन क्या है, उससे आने वाले क्वेश्चन को हम किस तरह से एग्जाम में डील करेंगे। और आज हम लोग कार्य ऊर्जा और शक्ति को पढ़ेंगे। ये कार्य ऊर्जा और शक्ति का आज ये पहला वीडियो है, जिसमें कार्य ऊर्जा और शक्ति के सारे थियोरेटिकल पार्ट को और फार्मूले और इम्पोर्टेंट टर्म्स को हम लोग समझेंगे। और अगले वीडियो यानी कि पार्ट 2 जो आप लोग को कल मिलेगा, उसमें हम लोग कार्य ऊर्जा और शक्ति से एग्जाम में आने वाले सभी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल चर्चा करेंगे। और न्यूमेरिकल को बस चुटकियों में 2 सेकंड में हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आइए आज हम लोग कार्य ऊर्जा और शक्ति का पहला वीडियो कार्य ऊर्जा और शक्ति का थियोरेटिकल पार्ट करेंगे, जिसमें अभी हम लोग कार्य को देख रहे हैं कि कार्य होता क्या है। वास्तविक रूप में जो डेली लाइफ में हम लोग कार्य का डिफिनेशन जानते हैं और ये फिजिक्स का डिफिनेशन, दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। हम लोग जैसे कि कोई पढ़ भी रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो उसको काम समझते हैं, लेकिन फिजिक्स के भाषा में हर एक काम को कार्य नहीं कहा जा सकता है। अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ से इसी स्थान से निकल कर मार्केट गए, या मार्केट से वापस आ गए, तो फिजिक्स के भाषा में कोई कार्य नहीं हुआ। आप सर पर बोझा ढो रहे हैं, पूछ देगा कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना है, तो आप 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसे डेली लाइफ में देखा जाए तो कहिएगा कि इतना लंबा इतना भारी बोझा को हम ढो रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि कार्य 0 हुआ। वास्तविक यानी कि डेली लाइफ में हम लोग पढ़ना लिखना, सिंगिंग यानी कि गाना, यह सब को हम काम समझते हैं, लेकिन फिजिक्स के भाषा में हर एक चीज़ को कार्य नहीं कहा जा सकता है। फिजिक्स के भाषा में हम लोग कार्य, किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे, किसी भी वस्तु पर बल यानी कि फोर्स F लगाते हैं, और इस बल के कारण बल के दिशा में अगर कोई विस्थापन होता है यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसके गुणनफल को हम बल कहते हैं। तो आइए यहाँ पर परिभाषा हम दिए हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, और यहाँ पर सूत्र लिखे हैं। तो परिभाषा में लिखा हुआ है कि कार्य की माप किसी वस्तु पर लगाए गए बल, किसी वस्तु मान लेते हैं कि ये वस्तु है, इस पर लगाए गए बल और बल के दिशा में उत्पन्न विस्थापन। यहाँ पर बल लगाएं तो बल लगाने के कारण ये यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो गया, तो लगाए गए बल और यहाँ से यहाँ तक विस्थापित यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, उन दोनों के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। कार्य की माप किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उसके द्वारा की गई विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। फिर से समझते हैं कि कार्य होता क्या है। कार्य को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर ये बोतल ले लिए, बोतल यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर रखा हुआ है। इधर से इस पर हम थोड़ा सा बल लगाते हैं, थोड़ा सा बल लगाएं, जिसके कारण इसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ, पर हम बल लगाएं तो हम बल लगाएं और इसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ, तब बल तो हम लगाएं, विस्थापन 0, यानी कि कार्य हमारा 0 हुआ। अब बल लगाने के बाद यहाँ से यहाँ तक अगर विस्थापित हो गया यह वस्तु, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो भी विस्थापन हुआ और जितना बल लगा, उसके गुणनफल को हम कार्य कहेंगे। यानी कि फिजिक्स के भाषा में कार्य तभी संभव होता है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और लगाए गए बल के कारण बल के दिशा में वस्तु का विस्थापन होता है, तो इस अवस्था में हम कार्य को पूरा मानेंगे। यानी कि फिजिक्स की भाषा में कार्य हुआ है, और कितना कार्य हुआ है पूछेगा तो लगाए गए बल और उसके द्वारा बल की दिशा में की गई विस्थापन के गुणनफल बराबर कार्य का माप होगा। यानी कि यहाँ पर कार्य लिखे हैं कि कार्य बराबर लगाए गए बल यानी कि बल गुने विस्थापन। ठीक है, ये 1 जूल को आगे समझेंगे। इससे पहले महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कार्य की बात करता है, कार्य एक अदिश राशि है। यहाँ से आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बल क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख रहे हैं, बल क्या है, तो बल एक सदिश राशि है। वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है। चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको चूज करना होगा। तो इस तरह को समझने के लिए पहले हम अदिश और सदिश को समझते हैं। तो ये
सदिश सदिश राशि। वैसी भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें एक चीज़ नहीं बल्कि दो चीज़ की जरूरत पड़ती है। पहला दिशा और दूसरा परिमाण। यानी कि वैसी भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, वैसी राशियों को सदिश राशि कहते हैं। दूसरा है अदिश राशि। वैसी भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल व केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, वैसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे थे सदिश राशि। तो सदिश राशि को फिर से डिफिनेशन को हम बताते हैं कि वैसी भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, वैसी राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। आते हैं सदिश राशि के बारे में हम समझते हैं। पहला इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि बल। तो बल का एक पहला चीज होगा परिमाण। मान लेते हैं कि बल का कोई बल लगाया जा रहा है किसी वस्तु पर, यह वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, तो इस पर बल लगाया जा रहा है, मान लेते हैं कि 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है पहला। और दूसरा है दिशा, ये तो परिमाण हो गया। इधर दिशा, ठीक है। तो दिशा में बताया जाएगा कि कोई इसका मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु से आगे की ओर लगाया जा रहा है या मूल बिंदु से पीछे की ओर लगाया जा रहा है, इस तरह से। यानी कि इस बल को व्यक्त करने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ेगी। सदिश में बोला जाएगा कि किसी वस्तु पर आगे की ओर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। बोला किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं होगा कि ये बल आगे की ओर लगाया जा रहा है या पीछे की ओर लगाया जा रहा है, इसके अगल से लगाया जा रहा है या बगल से लगाया जा रहा है, तो पता नहीं चलेगा। यानी कि बल एक सदिश राशि है, तो इसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी। पहला परिमाण, यानी कि उसका परिमाण कितना होगा, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन जो भी हो। और दूसरा दिशा है, किस दिशा में लगाया जा रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वेग। चाल और वेग में यही थोड़ा सा अंतर है कि चाल एक अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। आइए दोनों को हम डिफरेंस से समझते हैं। पहला लेते हैं चाल। चाल आए है वेग। चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। यहाँ पर आपसे बोला जाएगा, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है P, एक गति कर रहा है। तो चाल में केवल ये बोलेगा कि इस वस्तु का गति कितना, मतलब इस वस्तु का स्पीड कितना है, तो बोलेगा कि मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस चाल में यही हो गया। लेकिन बोलेगा आपसे कि इस वस्तु का वेग कितना है, तो आपको बताना होगा कि वस्तु का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा यह किस दिशा में जा रहा है, यह भी बताना होगा। तो इसका परिमाण हो गया, इसका दिशा ही बताएंगे। परिमाण तो बताएंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और साथ में दिशा को भी व्यक्त करेंगे कि यह किस दिशा में। मान लेते हैं कि पूर्व है, तो हम बताएंगे कि वेग में हमको बताना होगा कि ये वस्तु P जो है, ये वस्तु P जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से पूर्व दिशा में गति कर रहा है, ये वेग है। यानी कि आप लोग समझे होंगे। आगे हम लोग आगे हम सदिश और अदिश का एक खास वीडियो लेक्चर बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा सदिश और अदिश के बारे में इंट्रोडक्शन दिए हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि कार्य कैसी राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि, यानी कि कार्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल व केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा है कार्य को W से सूचित किया जाता है। कार्य का इंग्लिश होता है वर्क, इसीलिए इसका फर्स्ट अक्षर वर्क का फर्स्ट लेटर W होता है, इसलिए कार्य को W से सूचित किया जाता है। इसके बाद है कि इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर कहाँ से आया, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। विस्थापन का एसआई मात्रक होता है क्या, मीटर। तो यहाँ पर न्यूटन गुने मीटर क्या हो गया, न्यूटन मीटर। यानी कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर। अब एक वैज्ञानिक थे जूल, कार्य के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है जूल का। इसीलिए जूल को सम्मान देने के लिए न्यूटन मीटर को ही JUL जूल का लिखा जाता है। यानी कि एक जूल कार्य कितना होगा, तो किसी वस्तु पर एक जूल कार्य पूछ देगा कि एक जूल कार्य को परिभाषित करें, यानी कि एक जूल होता कितना है, ठीक है।
न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन गुने मीटर के, यानी कि न्यूटन मीटर को जूल लिखा गया। एसआई मात्रक न्यूटन मीटर को ही जूल लिखा जाता है। यानी कि कार्य का आपसे पूछा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो आप न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं और जूल भी बोल सकते हैं। जूल क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि न्यूटन मीटर होता है कार्य का एसआई मात्रक। यहाँ से हम लोग देखे हैं तो एक वैज्ञानिक थे जूल, जिनके सम्मान के लिए न्यूटन मीटर को जूल कहा गया। अब आपसे पूछेगा कि 1 जूल कार्य होता कितना है, यानी कि कितना कार्य करेंगे कि हमारा कार्य की वैल्यू 1 जूल होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर समझते हैं कि 1 जूल कार्य को, यदि कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि वस्तु कोई पी वस्तु है, इस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं एफ, वस्तु बल लगा रहे हैं, तब बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो रहा है। यहाँ से मान लेते हैं वस्तु पी यहाँ पहुँच गया, तो इस वस्तु पर लगाएंगे कितना बल? 1 न्यूटन का बल लगाएंगे, और इस वस्तु का विस्थापन यहाँ से चल करके यहाँ तक 1 मीटर, यानी कि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और उस बल के कारण बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन होता है, तो इसके द्वारा, यानी कि वस्तु के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो 1 जूल के बराबर होगा। यानी कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, यानी कि किसी वस्तु द्वारा किसी भी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और उस वस्तु के द्वारा 1 मीटर का विस्थापन हो जाता है, तो समझा जाएगा कि उस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य 1 जूल के बराबर है। इसके बाद अब हम लोग फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सूत्र लिखे हैं कि कार्य से सूत्र क्या होता है। अगले वीडियो में हम इसी सूत्र से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग देखें, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। बल को एफ से सूचित किया जाता है, क्रॉस विस्थापन को एस से। कभी कभी डब्ल्यू बराबर एफ एस भी आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, यानी कि एफ डॉट एस। चलिए ठीक है। यहाँ पर इसके बाद हम लोग एफ गुने एस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है एफ गुने एस, ठीक है। यानी कि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, यानी एफ गुने एस। अब मान लेते हैं कि हमेशा कि कोई वस्तु है तो इस पर 90 डिग्री सीधा ही तो थोड़ी ना बल लग सकता है। कभी इधर से ही एंगल के साथ भी इसको बोर्ड है इसको ढकेलने की कोशिश कर रहा था। कोई ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड के साथ में सीधा हम बल लगाएं। बोर्ड के साथ में कभी कभी कोई इधर से भी ऐसे बल लगा सकता है, ठीक है। तो इस अवस्था में लगाया गया बल और वस्तु के द्वारा किया गया विस्थापन, यहाँ पर इस तरह से बल लगा रहे हैं, बोर्ड पर तिरछा करके बल लगा रहा है। बोर्ड इस तरह से मान लेते हैं, इस बोर्ड पर, ये जो व्हाइट बोर्ड है, इस पर हम तिरछा इस तरह से बल लगा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से तिरछा बल लगा रहे हैं, इस तरह से लगा रहे हैं बल, इस बोर्ड पर इस तरह से तिरछा करके बल लगा रहा है। और ये हमारे हाथ के द्वारा जो बल लग रहा है, जिसके कारण ये बोर्ड मान लेते हैं कि इस तरह से विस्थापित हो रही है, ठीक है। वस्तु का विस्थापन इस तरह से, यानी कि आगे की ओर है। तो इस बल लगाया गया बल F और इस वस्तु का विस्थापन S के बीच में एंगल जो बन रहा है, कभी कभी अगर एंगल बन जाता है तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि यदि लगाया गया किसी वस्तु पर थीटा, यदि बल किसी वस्तु पर थीटा कोण के साथ लगे, यहाँ पर थीटा कोण के साथ बल लग रहा है, तो कार्य का वैल्यू कितना होगा? तो W बराबर F क्रॉस S, यानी कि एफ एस कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो एफ एस कॉस थीटा के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये तो फॉर्मूला निकल गया। अब इस स्थिति में कभी कार्य का वैल्यू बराबर भी हो सकता है, कभी कार्य का वैल्यू 0 भी हो सकता है, यहाँ पर दिखाते हैं। और कभी कभी कार्य का वैल्यू ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। कैसे होगा यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या होगा, यानी कि कॉस थीटा जब पूछ रहा है, तो कॉस थीटा कभी कभी कॉस थीटा का वैल्यू माइनस में भी होता है, तो माइनस में हो जाएगा, तो ये पूरा गुना करके वर्ग को माइनस में, यानी कि ऋणात्मक कार्य बना देगा। कभी कभी कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा किसी अवस्था में, तो उस समय ये 0 हो जाएगा, तो पूरा को 0 कर देगा, कार्य का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। कभी कभी ये पॉजिटिव होगा, तो इस कार्य का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखिए कैसे होता है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है और वस्तु के साथ में ये वस्तु है और इसमें विस्थापन इस तरह से हुआ और बल सीधे इस तरह से लगाया गया, यानी कि डॉट डॉट डॉट, और इसको डॉट 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 मिलाते हैं, यानी कि फोर्स, यानी कि बल और विस्थापन के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। इस अवस्था में वर्क कितना होगा? तो W बराबर F क्रॉस S कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री बराबर F गुने S,
कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री के वैल्यू कितना होता है आप लोग जानते हैं, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, यानी कि इसमें गुना हो जाएगा तो एफ गुने एस गुने 0 बराबर 0, यानी कि कार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यानी कि लगाए गए बल और उत्पन्न विस्थापन के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन जाए तो उस अवस्था में कार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि बल जिस दिशा में लग रहा है, मान लेते हैं वस्तु है, ठीक है, इसमें बल इस दिशा में लग रहा है, सॉरी फिर से मिटा के लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वस्तु है, इसमें बल इस दिशा से लगाया जा रहा है और इसमें विस्थापन भी इसी दिशा की ओर हो रहा है, तो इसके ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 0 डिग्री। ठीक है, लगाए गए बल और उत्पन्न विस्थापन के बीच में, विस्थापन इधर हो रहा है, फोर्स इधर है, एंगल कितना है 0 डिग्री। तो हम यहाँ पर वर्क देखते हैं, वर्क बराबर एफ क्रॉस एस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि एफ गुने एस गुने 1, यानी कि एफ क्रॉस एस। इस स्थिति में कार्ज का वैल्यू 1, यानी कि कॉस थीटा का अधिकतम वैल्यू 1 होता है, यानी कि कॉस थीटा का अधिकतम वैल्यू 1 होता है। इस अवस्था में हम लोग देख रहे हैं कि यानी कि कॉस 0 के, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें लगाए गए बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो इस अवस्था में कार्ज अधिकतम होगा, कार्ज मैक्सिमम होगा। आपसे पूछेगा कि कार्ज मैक्सिमम कब होता है, तो हम बताएंगे कि कार्ज मैक्सिमम तब होगा जब लगाए गए बल और उत्पन्न विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होगा, दोनों एक ही दिशा में होगा, या बोल सकते हैं कि लगाए गए बल और उत्पन्न विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, उस अवस्था में कार्ज क्या होगा, अधिकतम होगा। जब लगाए गए बल और उत्पन्न विस्थापन, जो पिछला केस में देखे थे, लगाए गए बल और उत्पन्न विस्थापन के बीच में जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, पूरा को कर देगा 0, यानी कि W बराबर 0। यानी कि वैसी अवस्था जिसमें लगाए गए बल और उत्पन्न विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इस अवस्था में कार्ज का मान कितना हो जाता है 0। आगे देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह से कोई वस्तु है, वस्तु मान लिया P है, ठीक है, ये वस्तु P है, इस पर बल हम इस दिशा की ओर लगा रहे हैं, इधर की ओर F लगा रहे हैं, और ये F लगाने के कारण वस्तु में विस्थापन इस तरफ से हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ से हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, एंगल बन रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो W बराबर क्या होगा, F क्रॉस S कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना, कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1, यानी कि F गुने S, कॉस 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, यानी कि W बराबर -F क्रॉस S, यानी कि यह कैसा कार्य हो गया, ऋणात्मक कार्य। यहाँ पर कार्य क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हमारा ऋणात्मक कार्य हो गया, यानी कि वैसी अवस्था जिसमें लगाया गया बल और उत्पन्न विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, बल इधर की ओर लग रहा है, विस्थापन इधर की ओर हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में हमारा कैसा कार्य होगा, तो ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि अगर 0 डिग्री का एंगल बनता है, लगाए गए बल और उत्पन्न विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमारा कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा कार्य 0 कब होगा, जब लगाए गए बल और उत्पन्न विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इस अवस्था में हमारा कार्य क्या होगा, 0 होगा। और वैसी अवस्था जिसमें लगाया गया बल और उत्पन्न विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का एंगल बने, 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इस अवस्था में हमारा कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ से इधर से आपका थ्योरी वाला पार्ट हो गया, और यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है, तो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला ड्राइव हम लोग कर लिए। कभी कभी आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि, या पूछता है कि मान लेते हैं कि कोई कुल्ली है, जो स्टेशन पर कोई कुल्ली है, जो मान लेते हैं रेलगाड़ी रुका, कोई कुल्ली है, वहाँ से वो एक बोझा को अपने सर पर रखता है और स्टेशन से बाहर तक पहुँचाता है,
तो बताइए कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा, किसके द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो गुरुत्वाकर्षण वस्तु को नीचे की ओर खींचती है और कुली इधर की ओर चल रहा था, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कार्य कितना होगा, यहाँ से आप बता सकते हैं कि किया गया कार्य कितना है, 0। ऐसे कोई अगर सोचेगा तो बिना मैथमेटिक लगाए जनरल तरीके से सोचेगा तो कहेगा कि कुली द्वारा तो कुछ न कुछ किया गया होगा कार्य, 5 जूल हो 10 जूल हो, कुछ भी कार्य किया गया होगा, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा कि 5 मीटर की दूरी तय करता है कुल्ली, बोझा सर पर बोझा लेकर के 5 मीटर का दूरी तय करता है। तब बताइए कि उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो कोई सोचा कुछ ना कुछ तो उसके द्वारा किया गया होगा कार्य, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींच रही है और विस्थापन इस तरह से हो रहा है, तो कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो इस तरह से कार्य के बारे में हम लोग समझें, और अगले वीडियो में कार्य का हम पूरा न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। इसके बाद हम ऊर्जा को देखेंगे और उसके बाद हम शक्ति को देखेंगे, और तीनों का थियोरेटिकल पार्ट एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में हम लोग करेंगे, और अगले वीडियो में तीनों का हम न्यूमेरिकल पार्ट को करेंगे, जिसमें इससे आने वाले इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को हम लोग डील करेंगे। ऊर्जा टॉपिक को समझेंगे। पिछले टॉपिक हम लोग कार्य को अच्छे तरीके से समझ गए हैं, यहाँ पर ऊर्जा समझेंगे। तो ऊर्जा को इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु के द्वारा जितना कार्य किया जाएगा, कार्य के पूर्ण मात्रा को हम ऊर्जा कहेंगे। यानी कि जो वस्तु, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है वो 10 जूल का कार्य किया, तो इस तरह से कह सकते हैं कि वस्तु के पास 10 जूल ऊर्जा था। या फिर कोई वस्तु 50 जूल कार्य कर सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस वस्तु में 50 जूल ऊर्जा संचित है। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई बैटरी है, इसका टर्मिनल प्लस है, इसका टर्मिनल माइनस है। बैटरी आप लोग देखे भी होंगे अपने घरों में या इन्वर्टर में लगा होता है, या फिर ऐसे भी बैटरी का यूज़, तो या फिर टॉर्च भी देखे होंगे, उसमें भी बैटरी लगा होता है। तो ये बैटरी है, इसमें मान लेते हैं कि बैटरी के द्वारा किसी टीवी को 5 घंटे तक चलाया जा सकता है। किसी टीवी को 5 घंटे तक चलाया जा सकता है, और ये टीवी 1 घंटा में 50 जूल ऊर्जा लेती है। मान लेते हैं कि ये टीवी 1 घंटा में 50 जूल ऊर्जा ले रही है, और इस बैटरी के द्वारा इसे 5 घंटा तक चलाया जा सकता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 50 जूल और गुने 5 घंटा यानी कि 250 जूल। इस बैटरी में कितना ऊर्जा संचित है, तो इस बैटरी में ऊर्जा कितना संचित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 250 जूल। यानी कि कोई वस्तु, मान लेते हैं कि ये वस्तु है, इसके द्वारा किया जाने वाला कुल कार्य कितना कार्य कर रहा है, 250 जूल। कुल कार्य को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। या फिर कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसका भी SI मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। क्यों नहीं होगा, ये जितना कार्य कर रहा है, कार्य के वैल्यू को तो हम ऊर्जा कह रहे हैं, यानी कि कार्य का भी SI मात्रक जूल ही होता है, और ऊर्जा का भी SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य भी अदिश राशि है तो ऊर्जा भी अदिश राशि है। यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, उतना अधिक नहीं आता है, लेकिन इसके प्रकार से तो मतलब ये देखा जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन उठ के आता है। इस तरह से क्वेश्चन नहीं, उसका डिफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आता है। हम लोग देखते हैं फिर से ऊर्जा में, यहाँ से आता है क्वेश्चन कि ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है। फिर इस तरह से पूछता है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो आप लोग देखें ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जो कार्य का भी SI मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है। डिफिनेशन देख लिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, पहला गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। पहला गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा, दोनों को हम अच्छे से समझेंगे। गतिज ऊर्जा किसे कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं। जैसे कि हम आप लोग के बताते हैं, यहाँ से क्वेश्चन 1-2 एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि किसी वस्तु का वेग को 2 गुना कर दिया जाए,
किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा। या फिर इस तरह से पूछता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए तो वस्तु का ऊर्जा कितना होगा, ठीक है, या वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना होगा। यहाँ पर से क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि किसी वस्तु के ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए या किसी वस्तु के ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो उसमें संचित ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा या कितना बढ़ जाएगा, कितना % घट जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक संवेग से क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु का संवेग को 2 गुना कर दिया जाए या किसी वस्तु के संवेग को आधा कर दिया जाए, इसी तरह से तो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना % घटेगा, कितना % बढ़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहले इसे अच्छे से समझेंगे और हम आपको बता ही रहे हैं कि अगले वीडियो में हम लोग पूरे अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे। जहाँ से भी पूछ दे न्यूमेरिकल बस चुटकियों में चुटकी बजा के 2 सेकंड के अंदर डील कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम गतिज ऊर्जा को सबसे पहले समझते हैं। ऊर्जा के 2 प्रकार, पहला गतिज ऊर्जा जिसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी और दूसरा स्थितिज ऊर्जा जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता, गतिज ऊर्जा किसको कहेंगे कि किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। कैसे 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 गति के कारण कोई वस्तु कार्य करता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक तीर धनुष है, ठीक है, ये धनुष है, यहाँ पर एक तीर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर तीर है। अभी ये तीर है, तीर ये स्थिर है, तीर स्थिर है, इसे कोई व्यक्ति को मारना या कोई जानवर को मारना है तो इसके पास इतना कोई ऊर्जा नहीं है कि ये इसको भेद सके, ये कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इस कमान को यहाँ पर चढ़ा दिए और चढ़ा करके यहाँ से तीर को छोड़ देंगे तो तीर यहाँ पर गति में आएगा और गति के कारण इसको भेद सकता है। यानी कि गति के कारण इसमें कार्य करने की क्षमता है। गति के कारण अब ये गति में है, ये तीर गति में किसी को भी चीर फाड़ के निकाल सकता है। यानी कि इसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसी क्षमता को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे स्थितिज ऊर्जा। इससे एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन पूछता है कि कोई बांध है या कोई डैम है, उसमें बांध के पानी को जो बांध दिए, यहाँ पर पानी बहुत सारा रुक गया, ठीक है, तो पानी में कौन सा ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तीर कोई धनुष है, उस पर कमान चढ़ाया हुआ है, चढ़े हुए कमान यानी कि तने हुए डोरी के पास में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। इस तरह से इसके एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्थितिज ऊर्जा को समझेंगे। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या अवस्था, किसी वस्तु के पास उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उस क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लेते हैं कि ये वस्तु है, ये हमारा मार्कर है, ये एक वस्तु है। इसमें अभी ये ज़मीन से मान लेते हैं कि 4 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से हम छोड़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। कैसे, यहाँ से छोड़ेंगे तो ये नीचे की ओर इस तरह से गिरेगा, ठीक है। तो इसके भी स्थिति यहाँ से कुछ हाइट पर है और यहाँ से छोड़ रहा है, इस तरह से गिरा, इसको भी छोड़ते हैं, इस तरह से गिरा। तो जब यहाँ से गिर जाता है, ऊपर से ये हमारा मार्कर गिरा, तो इसके स्थिति के कारण कार्य हुआ। कैसे कार्य हुआ आप बता सकते हैं कैसे कार्य हुआ। यहाँ से नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही दिशा में हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो कार्य होगा। पिछले आगे वाले टॉपिक में हम बताए थे कि दोनों एक ही दिशा में होता है तो धनात्मक कार्य होता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कुछ कार्य किया गया तो कार्य करने की क्षमता है इसमें किसके कारण, स्थिति के कारण। स्थिति के कारण किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उस क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब ये स्थिति के कारण कैसे इसमें कार्य करने की क्षमता, मान लेते हैं कि इसको हम यहाँ पर टेबल पर रख दिए तो इसकी अब ऐसी स्थिति है कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा इसमें कार्य नहीं किया जा सकता, या इसको ज़मीन पर रख देंगे तो इसके द्वारा नीचे की ओर नहीं टुकड़ा जाएगा या नीचे नहीं ये गिर पाएगा। इस तरह से इसमें कार्य करने की उस नीचे रखने पर क्षमता नहीं रहेगी। और इसी को यहाँ पर ऊपर की ओर उठा के रख रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो नीचे की ओर गिर रहा है, यानी कि कुछ कार्य कर रहा है। यानी कि इसके स्थिति के कारण जो कार्य हो रहा है इस क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस आगे देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये धनुष है, अभी इसके पास कोई
स्थितिज ऊर्जा नहीं है, अभी ये कोई कुछ कार्य नहीं कर सकता है। इसी धनुष को हम यहाँ पर तीर को पकड़ लेते हैं और इसके कमान को ऊपर से चढ़ा देंगे इस तरह से, तो यह इसका ऐसा स्थिति बन गया है कि इस तीर को आगे की ओर फेंक सकता है, आगे की ओर बढ़ा सकता है। यानी कि एक इसमें ऐसा स्थिति आ गया है कि ये कार्य कर सकता है। यानी कि इसके स्थिति के कारण जो कार्य करने का गुण होगा उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है mgh। यहाँ पर हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम फार्मूला को ड्राइव करके हम आप लोग को साबित फार्मूला को नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को उतना लेंदी पढ़ना नहीं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो यहाँ पर हम आप लोग को प्रूव करके नहीं दिखाएंगे। आगे हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं 12 का, जिसमें फिजिक्स का 12 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। उसमें सारे फार्मूला को ड्राइव करके और बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाले हैं। और साथ में अभी यहाँ पर मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ है, मैट्रिक का रिजल्ट जैसे ही आएगा तो 11 क्लास का हम फिजिक्स का ये ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम फिजिक्स बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। और बच्चों को जो भी फिजिक्स जो सोचते हैं कि टफ है, हार्ड है, उसको पढ़ाई को हम इतना सरल कर देंगे कि वो फिजिक्स का नाम से उनको एकदम दिल गार्डन हो जाएगा। यानी कि हम ऐसा फिजिक्स पढ़ाएंगे कि वो फिजिक्स को एकदम बस उनके दिल में फिजिक्स का नाम आते ही दिल गार्डन हो जाएगा। इस तरह से फिजिक्स बताएंगे। यहाँ पर हम लोग स्थितिज ऊर्जा को समझे। यहाँ पर हम लोग गतिज ऊर्जा को समझे। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी को के से काइनेटिक एनर्जी के, यहाँ पर काइनेटिक हो गया, इससे एनर्जी तो यहाँ पर ये हो गया। यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। m से हो गया आपका मास और v से वेग, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 1/2 गुने mv²। ये हो गया गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन को पूछता है आपको न्यूमेरिकल में कि मान लेते हैं कि गति किसी भी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, वेग को 2 गुना कर दिया जाए, तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, या गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वेग पहले 1 गुना था तो इसका स्क्वायर 1 होता, यहाँ पर 2 गुना कर दिया था, भी स्क्वायर में है तो 2 दूनी के 4, यानी कि सीधे यहाँ से हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि सीधे कितना हो गया, 4 गुना हो जाएगा। इस तरह से बता देंगे। बोला कि द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया गया, द्रव्यमान को मान लेते हैं कि 3 गुना कर दिया गया। पहले एक द्रव्यमान था, 3 हो गया। द्रव्यमान केवल m के रूप में, m से 1/2 से 1/2 कट जाएगा, v² से v² कट जाएगा, तब सीधे बता सकते हैं कि 3 गुना हो गया। यहाँ पर अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, जब न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे तो बस आप लोग यूँ चुटकी बजा कर इसका न्यूमेरिकल को कर देंगे, बस यूँ चुटकी बजा के। कार्य ऊर्जा और शक्ति से आप अगर एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल आता है तो आप न्यूमेरिकल का देख करके, आपको न्यूमेरिकल के देख करके आपका दिल गार्डन हो जाएगा। बस यूँ कहें कि ऐसा क्वेश्चन तो हमको पूछेगा तो हम यूँ चुटकियों में हल कर सकते हैं, यूँ चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग रट लीजिएगा कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ठीक है, जहाँ m द्रव्यमान और v उसका वेग है। गतिज ऊर्जा बराबर एक और फॉर्मूला होता है संवेग के रूप में, इसको हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे इसलिए प्रूव नहीं करेंगे यहाँ पर, कि गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बटे 2m होता है। यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है जहाँ p संवेग है और m द्रव्यमान है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आता है। और स्थितिज ऊर्जा से ज़्यादा आप लोग का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। स्थितिज ऊर्जा से केवल एक ही फॉर्मूला याद करिए, स्थितिज ऊर्जा P पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, जहाँ m द्रव्यमान है, g गुरुत्व बल है और h ऊंचाई है। यहाँ से भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन स्थितिज ऊर्जा से उठ के आते हैं, इसको भी आप बस यूँ चुटकियों में हल कर देंगे। ठीक है, अगला हम लोग टॉपिक लेते हैं शक्ति को। अब इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अभी तक हम लोग कार्य और ऊर्जा टॉपिक को देखे हैं, तो ये कार्य ऊर्जा और शक्ति का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग शक्ति को डिस्कस कर रहे हैं। तो शक्ति कहते हैं किसको? ऐसे भी आप लोग देखे होंगे कि कोई बल्ब होता है तो बोलते हैं कि ये कितना पावर का है, पावर यानी कि शक्ति, कितने पावर का है यानी कि कितना शक्ति का है। आपके घर में कोई मोटर होगा तो मोटर को देखते होंगे तो बोलते हैं, वो कोई कभी सुना होगा कि बोलता होगा कि मोटर कितने पावर का है या कितने किलोवाट का है या कितने
कितने HP का है, इस तरह से ट्रैक्टर होगा, डीजल होगा। तो इस तरह से आप लोग अक्सर सुने होंगे कि कोई पूछता होगा कि ये 5 HP का डीजल है, 10 HP का डीजल है, 20 HP का डीजल है, या कोई ट्रैक्टर है तो बोलता है कि 40 HP का ट्रैक्टर है, 45 HP का ट्रैक्टर है, या फिर कोई मोटर है तो बोलता है कि 5 HP का मोटर है, 3 HP का मोटर है, 2 HP का मोटर है। इस तरह से यानी कि HP यानी कि हॉर्स पावर, HP पावर का मात्रक है, ठीक है। पावर यानी कि शक्ति। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि शक्ति कहते किसको हैं, ठीक है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कि 1 सेकेंड में किसी वस्तु के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, 1 सेकेंड में किसी वस्तु के द्वारा जितना कार्य किया जाता है उतना ही उस वस्तु को शक्ति होता है। शक्ति यानी कि प्रति सेकेंड में वस्तु के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कि कार्य को P से सूचित करते हैं, कार्य को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, पावर, POWER, पावर। पावर यानी कि शक्ति, यानी कि पावर बराबर W/T, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ पर पावर बराबर W/T अर्थात प्रति एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि 1 सेकेंड में कोई वस्तु जितना कार्य करेगा उस वस्तु का उतना ही पावर यानी कि शक्ति होगा। पावर यानी कि शक्ति भी एक अदिश राशि है। यहाँ पर हम लोग देखिए कार्य भी एक अदिश राशि था, ऊर्जा भी एक अदिश राशि था, और यहाँ पर शक्ति यानी कि पावर भी एक सदिश राशि, कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों अदिश राशि ही है। हम लोग सीधे याद रखेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों कैसा राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। अब यहाँ पर SI मात्रक की बात किया जाए तो SI मात्रक, वर्क का SI मात्रक क्या होगा, जूल, और टाइम का SI मात्रक क्या होगा, सेकेंड, यानी कि जूल प्रति सेकेंड। यहाँ पर इसका SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, और जूल प्रति सेकेंड के को ही हम लोग वाट लिखते हैं। यहाँ पर जूल प्रति सेकेंड को क्या लिखते हैं, वाट। यानी कि शक्ति का SI मात्रक क्या होगा, वाट। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। यहाँ पर से हम लोग निकालेंगे कि पावर का SI मात्रक क्या होगा, तो पावर यानी कि वर्क बटे टाइम। तो वर्क का SI मात्रक जूल और टाइम का SI मात्रक सेकेंड, यानी कि जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को ही हम लोग क्या लिखते हैं, वाट, ठीक है। यानी कि शक्ति का SI मात्रक क्या होगा, वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर से देखते हैं कि एग्जाम में कंफ्यूजन करवा देता है कि पूछ देगा कि KW किसका मात्रक है, सीधे बोल रहे हैं कि शक्ति का मात्रक है। कभी कभी पूछ देता है KWH किसका मात्रक है, लेकिन KW यानी कि किलोवाट यानी शक्ति, सीधे शक्ति में टिक करता है। लेकिन यहाँ पर देखता ही नहीं है कि यहाँ पर H भी लिखा हुआ है, यानी कि आवर भी लिखा हुआ है। KWH यहाँ पर ऊर्जा का SI मात्रक हो जाता है। कैसे होता है, यहाँ पर देखिए, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा KWH। कैसे होगा, यहाँ पर 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड हो रहा है, यानी कि 1 जूल बटे 1 सेकेंड। यहाँ से इसको यहाँ से इस तरह से ट्रांसफर करेंगे, यानी कि वाट गुने सेकेंड बराबर हो जाएगा हमारा जूल। बच गया, इसको यहाँ से इस तरह से गुना कर दिए तो वाट गुने सेकेंड बराबर जूल। जूल किसका मात्रक है, कार्य का, कार्य बराबर क्या हो गया, वाट गुने सेकेंड। अब किलोवाट यानी कि 1000 वाट हो गया, 1000 वाट, और गुने आवर यानी कि टाइम का मात्रक है। इसको में कितना सेकेंड होगा, 60 मिनट, और गुने 60, यानी कि इतना कार्य होगा, कार्य की वैल्यू इतना जूल होगा। और लोग इसको क्या मार देते हैं, पावर का SI मात्रक मारते हैं। ऐसा गलती आप कभी मत करिएगा। यानी कि KW रहे, ठीक है, या फिर W रहे, W मतलब वाट, KW मतलब किलोवाट, MW मतलब मेगावाट। आप लोग के मात्रक वालों में हम लोग किलो मेगा बताए थे हम। और यहाँ पर एक HP है, HP, ये सब किसका मात्रक है, वाट, किलोवाट, मेगावाट, HP, ये सब पावर यानी कि शक्ति का SI मात्रक है। ये सब शक्ति का मात्रक है, ठीक है। सॉरी, SI मात्रक नहीं, मात्रक है, सब शक्ति का मात्रक है, ठीक है। लेकिन इसी में आपको अगर W है और H लगा देगा, यानी कि वाट आवर बोल देगा, या फिर KWH लिख देगा, या MWH लिख देगा, इस तरह से अगर आपको लिख देता है, यानी कि शक्ति वाला में आपको टाइम का कोई टर्म ले लेगा, आवर लिख दे, सेकेंड लिख दे, मिनट लिख दे, तो किसका मात्रक हो जाएगा, ये मात्रक आपका
कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, कार्य या ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन केवल वाट रहे, किलोवाट रहे, मेगावाट रहे, एचपी रहे, इस तरह से अगर आपसे पूछता है तो ये शक्ति का मात्रक हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है और साथ में लड़कन कंफ्यूज भी यहाँ से करते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि एचपी यानी कि हॉर्स पावर शक्ति का एक मात्रक है, ठीक है। ऐसा ही मात्रक नहीं, मात्रक है, हॉर्स पावर शक्ति का एक मात्रक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि 1 एचपी बराबर कितना वाट होता है, या फिर इससे न्यूमेरिकल कुछ पूछ देता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। 1 एचपी बराबर कितना वाट? 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि 1 किलोवाट में कितना जूल होते हैं, 1 किलोवाट में कितना जूल होते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकाले थे अभी, फिर से हम निकाल के दिखाते हैं कि वाट बराबर क्या होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो WATT वाट और गुने सेकेंड बराबर JULE। हमसे पूछ रहा है कुछ किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर से। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो डायरेक्टली लड़कन याद कर लेता है 3.6 × 10⁻6 जूल। लेकिन कभी कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं हो पाएगा। किलोवाट का बोल रहा था, यहाँ पर वाट के यहाँ पर किलोवाट लिख देंगे, किलोवाट। तो 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, तो 1000 वाट हो जाएगा। और सेकेंड के यहाँ पर आवर है, यहाँ पर ठीक है, ऊर्जा का मात्रक आवर है। तो आवर के लिए 60 मिनट, 1 घंटा में कितना होगा, 7 मिनट हमको सेकेंड के रूप में लाना है, यहाँ पर वाट सेकेंड के रूप में लाना है। तो 1000 वाट हो गया यहाँ पर, और 60 मिनट होगा 1 घंटा में, और प्रत्येक मिनट में 60 सेकेंड होगा। तो यहाँ पर 60 × 60 से गुना कर दिए, ठीक है। आगे चलते हैं तो 6 छके 36 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इतना जूल होता है। इसी को लिखते हैं 3.6 1 2 3 4 5 6 गुने 10⁻6 JULE जूल। इतना 1 kWh बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल। एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ ये VVI क्वेश्चन है। और इसी तरह से हम बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, और अगले पार्ट में कार्य, ऊर्जा और शक्ति का सारा न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे, एक सीक्वेंस में करेंगे, और देखेंगे कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति से आने वाला क्वेश्चन हमसे कैसे छूटता है। इस तरह से करेंगे कि हमारा दिल गार्डन हो जाएगा। कोई भी एग्जाम में कार्य, ऊर्जा और शक्ति से क्वेश्चन देखेंगे, या साइंस को अगर पूरा आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठने के बाद साइंस का क्वेश्चन देखिएगा, आपका दिल गार्डन हो जाएगा। यानी कि आपका दिल खुशियों से भर जाएगा कि ऐसा इजी क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में आया है, तो हम एग्ज़ाम को बिना क्रैश किए कैसे छोड़ेंगे। एग्ज़ाम तो सीधे हमारे मुट्ठी में होगा। इस तरह से हम लोग साइंस के लेक्चर को लगातार, आप लोग बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप अपने फीलिंग्स को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट करिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो की सहायता से सभी स्टूडेंट को अधिक से अधिक मदद मिल सके। Thanks for watching this video.